नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला विषय है नए जिले नई चुनौतियां, यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले गठित करने का प्रस्ताव जारी किया है। तो यह नए जिलों का गठन कैसे होता है, इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, वर्तमान में आंध्र सरकार के समक्ष क्या समस्याएं हैं जो इन 13 जिलों के निर्माण की बात की है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा है भारत में डीएलआई योजना और चिप बनाने का उद्योग। तो इसमें जो डीएलआई योजना है, जिसे डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना कहते हैं, तो यह सेमीकंडक्टर के निर्माण से संबंधित योजना है। और चिप बनाने का उद्योग, भारत में क्या स्थिति है सेमीकंडक्टर उद्योग की और इसको बनाने के लिए इस योजना का क्या उद्देश्य है और भारत में इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा पंजाब चुनाव। तो इस समय 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब हैं, वह 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से चर्चा का विषय हो गया है कि क्या कोई व्यक्ति एक जगह से अलावा अन्य जगहों से चुनाव लड़ सकता है, क्या 2 सीटों से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए क्या प्रावधान है, इसमें क्या संशोधन किया गया है, इसका क्यों विरोध होता है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा बजट में इक्विटी के प्रति प्रतिबद्धताएं दिखाएं। तो अभी हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपने वार्षिक वैश्विक असमानता रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें इनइक्वालिटी किल्स नामक शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया है कि भारत में कोरोना वायरस के दौरान सबसे अमीर 142 लोगों की संपत्ति दुगना हो गई, वहीं 4.6 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से घिर गए। इस तरह से भारत में 84% परिवारों को आय का नुकसान हुआ है। तो इस असमानता की चर्चा करेंगे और कहां पर इसको ठीक किया जाए, इस बात की भी चर्चा की जाएगी। और अंतिम टॉपिक है लीक से हटकर विचारक महात्मा गांधी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, चूंकि महात्मा गांधी की 74वीं जो मृत्यु की वर्षगांठ अभी कल ही 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई थी। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। तो उनके दर्शन के बारे में, उनके विचारों के बारे में हम लोग जानेंगे कि वे कैसे लीक से हटकर थे और क्या वह आज भी प्रासंगिक हैं, इनकी चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 उत्तरों की संरचना की चर्चा करेंगे, जिसका अभ्यास आप लोग निरंतर कर रहे हैं। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसे सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी राज्य व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। यह पृष्ठ संख्या 7 पर आया हुआ है। तो नए जिले नई चुनौतियां। तो वाईएसआरसीपी सरकार ने ऐसे समय में 13 नए जिलों का प्रस्ताव दिया है जब आंध्र प्रदेश नकदी की कमी का सामना कर रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी द्वारा, चूंकि इसने चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा था कि सुशासन और सेवा के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किए गए वादों को पूरा करने के लिए नए जिलों का गठन इसने किया है। तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ही इस बात की जिक्र किया था कि वह जब सत्ता में आएंगे तो वह नए जिलों का गठन करेंगे। और साथ साथ पड़ोसी राज्य, जो कि 2014 में ही आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश भी तेलंगाना के नक्शे कदम पर चलते हुए यह कार्य किया है, क्योंकि उसने 2016 में 23 नए जिलों का निर्माण किया था। तो इस तरह से सरकार ने आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 की धारा 3 के खंड 5 के तहत संबंधित क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बेहतर प्रशासन और विकास को ध्यान में रखते हुए नए जिला बनाने का प्रस्ताव
करती है। तो प्रत्येक जिले के लिए अलग से मसौदा अधिसूचना भी जारी की गई है। तो तेलुगु नववर्ष 2 अप्रैल को, जिसे उगादी कहते हैं, इसी पर यह 13 और जिले बनाए जाएंगे, यानी अब 26 जिले हो जाएंगे, पहले 13 जिले थे। तो इसमें 2 जिले विशेष रूप से आदिवासी समूह के होंगे। आदिवासी बहुल अराकू विधानसभा क्षेत्र कई जिलों में फैला हुआ है। तो सुधार के बाद अब प्रकाशम जिला आकार में सबसे बड़ा होगा और विशाखापट्टनम, तो यहां पर आप देखेंगे तो यह तट पर स्थित है आंध्र प्रदेश, जबकि तेलंगाना लैंडलॉक्ड है, तट से नहीं सीमा इसकी स्पर्श करती। तो इस तरह से सबसे छोटा जो जिला होगा वह विशाखापट्टनम होगा। और इससे पहले आंध्र प्रदेश में 1979 में एक नया जिला बनाया गया था, यह विजयनगरम जिला था, यानी अविभाजित था। तब तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का ही भाग था। तो वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर समस्याएं हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं, ऐसे में राज्य कहां इससे अछूता रह सकता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य भी वर्तमान समय में वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से इस राज्य का राजस्व भी घट रहा है, खर्च और बढ़ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण चुनाव से पहले की गई कई कल्याणकारी कार्यक्रम है। एक मोटे अनुमान के तहत यह देखा जा रहा है कि इस राज्य सरकार का आधा बजट कर्मचारियों के वेतन और आधा कल्याण के लिए जा रहा है। तो यह सब चुनौतियों के होते हुए भी इसने एक नई चुनौती कह सकते हैं इस राज्य ने उत्पन्न कर ली है, यानी 13 नए जिले जब गठित किए जाएंगे, नई भर्तियां गठित की जाएंगी और नए सिरे से फंड का वितरण किया जाएगा, तो ये सब समस्याएं आएंगी। और दूसरा, इस जिले के गठन में जो समस्याएं आ रही है वह है पहचान का संकट। तो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो लोगों ने यही कहा है कि उनकी पहचान प्रभावित होगी और जिला मुख्यालयों में बदलाव से लोगों पर इसका असर पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो पूर्वी गोदावरी जिले से एजेंसी क्षेत्र राम पचोड़ा वरम को अराकू जिले में विलय करके प्रस्ताव का कई लोगों ने विरोध किया, क्योंकि नया जिला मुख्यालय पडेरू राम पचोड़ा वरम से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। कुछ का सुझाव यही है कि राम पचोड़ा वरम को मुख्यालय बनाया जाना चाहिए। उसी जिले का एक अन्य स्थान चित्तूर जिला मुख्यालय पडेरू से 400 किलोमीटर से अधिक दूर है। तो इस तरह की यह समस्याएं इस जिले के गठन में आ रही हैं। तो यह जिले का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके लिए जो शक्ति होती है वो राज्य सरकार के पास होती है। तो जिला बनाने की प्रक्रिया राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके या कार्यकारी आदेश के माध्यम से की जाती है। जैसे अभी देखिए अधिसूचना जारी की गई है, 30 दिन के लिए लोगों के मत को भी इसमें रखा जाएगा। तो वह अपने बारे में बता सकते हैं कि जिले का गठन क्या ठीक है या नहीं है, अपनी प्रतिक्रिया दे भी सकते हैं। और याद रखें कि केंद्र का विषय यह नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन के निर्धारण या उसके नाम बदलने की, तब उस प्रक्रिया में केंद्र हस्तक्षेप करता है। तो नए जिलों के बनाने से लाभ क्या है, तो प्रशासन करना आसान हो जाता है और छोटे छोटे जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को सभी तक, कह सकते हैं आम लोगों तक प्रशासनिक अधिकारियों की पहुंच बराबर हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था और अच्छी तरीके से कारगर सिद्ध हो सकती है और इसके साथ साथ लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाने में मदद मिल सकती है। लोगों की शिकायतों को आसानी से समाधान किया जा सकता है, योजनाओं का क्रियान्वयन काफी आसान हो जाएगा। वित्तीय सहायता के लिए भी छोटे छोटे जिलों में बांट देने से उनके उत्थान में काफी यह मदद करेगा। तो यह सब जिले बनाने से लाभ हैं और चुनौतियां भी मैंने आपको बता ही दिया। अब बढ़ते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण पेज नंबर 16 पर है, इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। तो संदर्भ यही है कि भारत में DLI योजना और चिप बनाने का उद्देश्य।
तो भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या प्रोत्साहन देने का वादा किया जा रहा है? तो इसमें सेमीकंडक्टर, चूंकि भारत अभी भी जैसे चीन जैसे देशों पर काफी कुछ निर्भरता रहती है, ऐसे में भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। यही कारण है कि डीएलआई योजना का उद्देश्य ही है कि भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनियों को वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करना है, और यह पात्र प्रतिभागियों को कुल लागत का 50% तक वित्तीय सहायता करेगा। और साथ ही भारत में यौगिक अर्धचालक, सिलिकॉन, फोटोनिक्स, सेंसर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने वाली प्रतिभागियों को पूंजीगत व्यय के 30% की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। क्योंकि एनएक्सपी सेमीकंडक्टर के अनुमान के मुताबिक ताइवान, दक्षिण कोरिया, देखिए ये छोटे छोटे देश हैं, बड़े पैमाने पर स्थित चिप मेकर दुनिया के 70% सेमीकंडक्टर का यह उत्पादन करते हैं। यूरोपीय संघ ने 2030 तक यूरोप की चिप उत्पादन हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में भारत क्यों पीछे रहेगा? तो फैब स्थापित करने के लिए हालांकि भारत के पास गहन पूंजी निवेश की जरूरत है, यानी 5 अरब से 10 अरब डॉलर के बीच। निवेश की कमी और सहायक सरकारी नीतियां भारत में कुछ चुनौतियां हैं। तो यहां पर भारत ने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का हिस्सा बनाने के लिए 100 घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप और छोटे मध्यम उद्यमों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। और इसके साथ ही आईटी मंत्रालय ने अर्धचालक डिजाइन और निर्माण पर 85,000 योग्य इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए एकेडमिक, स्टार्टअप और एमएसएमई से प्रस्ताव भी मांगे हैं। तो दोस्तों, इसमें डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना क्या है? तो यह जो है योजना घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप, एमएसएमईज को वित्तीय सहायता, डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में वह मदद करती है यह योजना। और यह सहायता अगले 5 साल के लिए एकीकृत सर्किट यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम ऑफ आईपी कोर, सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के विकास एवं डिप्लॉयमेंट के विभिन्न चरणों में यह योजना मदद करेगी। और यह योग्य प्रतिभागियों को लगभग लागत का 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो इस तरह से मंत्रालय के अनुसार इसमें कम से कम 20 ऐसी कंपनियों के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है जो आने वाले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर रही हैं। तो अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो आप लोग यह जानते होंगे, चूंकि तैयारी कर रहे हैं। तो प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत के सुचालक भी होते हैं और कुछ कुचालक भी होते हैं। तो जो सुचालक होते हैं, बिजली के संपर्क में आने पर उनमें करंट लगता है, और जो कुचालक होते हैं उनके संपर्क में आने पर उनमें करंट नहीं लगता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ हमारी प्रकृति में मौजूद हैं जो सुचालक और कुचालक दोनों गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ही हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट आदि के निर्माण में काम आते हैं। तो यह योजना भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण उद्योग में कैसे बदलाव ला सकती है? चूंकि चिप्स और सेमीकंडक्टर घटकों की मांग में अचानक वृद्धि ने भारत में एक मजबूत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। क्योंकि इस कोरोना नामक इस महामारी में इलेक्ट्रॉनिक, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कह सकते हैं कि इंटरनेट की सुविधा, इन सब चीजों की तीव्रतम वृद्धि हुई है। तो इससे आईटी उद्योग काफी तेजी से बढ़ा है। तो अब ऐसे में इसके जो इक्विपमेंट हैं, इनके निर्माण की आवश्यकता देखी जा रही है। तो दूरसंचार, ऑटो और चिकित्सा प्रणाली सहित कई क्षेत्रों में अप्रत्याशित उछाल के कारण केवल कुछ देशों द्वारा निर्मित चिप्स की कमी का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में भारत सेमीकंडक्टर निर्माण उद्योग में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि भारत को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण भी आवश्यक है और भारत को यह आत्मनिर्भर बनाएगा।
और चिप बनाने की दौड़ में प्रमुख होने के लिए अन्य देश क्या कर रहे हैं। तो वर्तमान में सेमीकंडक्टर निर्माण में यूएस, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इजराइल, नीदरलैंड की कंपनियों का दबदबा है। वे चिप की कमी की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एनएक्सपी सेमीकंडक्टर के अनुमान के मुताबिक ये चिप मेकर दुनिया के 70% सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन करते हैं। इवन अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग को वह अमेरिका में वापस लाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर ताइवान और दक्षिण कोरिया में स्थित चिप मेकर्स की एक छोटी संख्या पर देश की निर्भरता को वह कम करना चाहते हैं। यूरोपीय आयोग ने तो 2030 तक यूरोप की चिप उत्पादन हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य ही रख दिया है। वहीं दक्षिण कोरिया ने 2030 तक 450 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश की है। तो एनएक्सपी ने यह भी कहा है कि डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करने से चिप बनाने की प्रक्रिया में अत्यधिक विशेषज्ञता वाली फर्मों की स्थापना से लेकर अग्रणी विशेषज्ञता के निर्माण के हक तक इन देशों ने अर्धचालक बनाने में एक लंबा सफर तय किया है। तो अब ऐसे में भारत भी क्यों पीछे रहेगा? तो भारत में अर्धचालक बनाने में क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि भारत 90% से अधिक वैश्विक कंपनियों के पास पहले से ही अर्धचालकों के लिए अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन केंद्र है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी निर्माण इकाइयां यहां स्थापित नहीं की। हालांकि भारत के पास मोहाली, बेंगलोर में सेमीकंडक्टर फैब है। वे विशुद्ध रूप से केवल रक्षा और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए हैं। तो फैब स्थापित करना पूंजी गहन है, निवेश की कमी भी है, भारत में सरकारी नीतियों की स्पष्टता का अभाव है, बुनियादी ढांचे के पहचान की कमी है। इन उक्त कमियों की वजह से भारत में अर्धचालक निर्माण उद्योग में चुनौतियों का भारत को सामना करना पड़ता है। क्योंकि अभी वर्तमान में भारत को 5 अरब से लेकर 10 अरब डॉलर के बीच निवेश की जरूरत है। निवेश की कमी और सहायक सरकारी नीतियां भारत में फैब स्थापित करने के लिए यह प्रमुख चुनौतियां हैं। क्योंकि नए फैब 5 नैनोमीटर तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसके लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता और सरकार दोनों से मंजूरी लेनी, तो यह एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों में इसके प्रति रुचि कम हो जाती है, या कंपनियों के कह सकते हैं। तो इस तरह से बुनियादी ढांचे के पहचान की कमी, तो इसमें चुनौती के रूप में यही है कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों, गैलन शुद्ध पानी की उपलब्धताओं जैसे बुनियादी ढांचे की पहचान करना भी एक चुनौती है। हालांकि कई गैस और खनिज जो वैश्विक अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं, भारत में उत्पादित होते हैं। हमारे पास अच्छे इंजीनियर, कुशल इंजीनियर भी हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग अब तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। एक दशक में $1 ट्रिलियन तक यह पहुंच सकता है और भारत तेजी से बढ़ सकता है। इवन 2026 तक आज के 27 अरब डॉलर से 64 अरब डॉलर तक यह पहुंच सकता है। तो मोबाइल, वियरबेल्स, आईटी और औद्योगिक घटक भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रमुख भाग हैं, जो 2021 में लगभग 80% राजस्व का योगदान करते हैं। तो इस तरह से यह भी महत्वपूर्ण लेख था। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर ही, इसको राज्य व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। तो पंजाब चुनाव, चन्नी जो कि वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो अब फिर से उन्हें चुनाव जीतकर आना पड़ेगा। तो वह एक नहीं 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए चर्चा का विषय हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी से वह संबंधित हैं, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। तो श्री चन्नी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भदौर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है, और इससे पहले वह चमकौर साहिब, जो उनका स्थानीय गृह निवास है, वहां से भी वह उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह कोई पहले ऐसे नेता हैं जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत लोगों ने चुनाव लड़ा है। तब ऐसे में यही बात हो जाती है कि कोई व्यक्ति 1 सीट से लड़ सकता है, 2 से लड़ सकता है, कि 3 से लड़ सकता है, या उससे ज्यादा जगहों से वह चुनाव लड़ सकता है। तो यह एक विचार का मुद्दा है। तो ऐसे में कुछ नेताओं की अगर बात की जाए तो 1996 तक तो 3-3 सीटों पर भी एक साथ चुनाव लड़ा। भारत के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल, जो हरियाणा से आते थे,
वह 3 लोकसभा सीटों के साथ एक विधानसभा सीटों से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसी तरह से लालू प्रसाद यादव जी ने 2 जगह से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी ने भी लड़ा था, बेल्लारी क्षेत्र से लड़ा था और अमेठी से लड़ा था। इसी तरह से राहुल गांधी भी वायनाड से लड़ा और अमेठी से, हालांकि एक जगह वह चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में यही कहना है कि इस उपचुनाव, मान लीजिए कि दोनों चुनाव जीत जाते हैं तो इससे खर्च बढ़ता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा है कि जो मान लीजिए चुनाव जीतता है तो उपचुनाव का खर्च उसे देना होगा। तो इसके लिए क्या नियम है, क्या है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7)। तो इसमें जो है 1996 के बाद संशोधन किया। तो पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के मुताबिक एक उम्मीदवार एक से ज्यादा कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था। तो फिर 1996 में धारा 33 में संशोधन किया गया और उसमें यह कहा गया कि उम्मीदवार केवल 2 सीटों पर ही चुनाव एक साथ लड़ सकता है। अगर वह दोनों सीटों पर जीतता है या जीतती है तो नतीजे आने के 10 दिन बाद उसे एक सीट खाली कर देनी होती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से भी लड़े थे और गुजरात से भी लड़े थे, तो दोनों सीट पर जीते थे। सोनिया गांधी भी दोनों सीटों पर जीती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो 3 जगह से, बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ से लड़े थे। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक 1985 में विधानसभा चुनाव में भी तीनों सीटों पर लड़ा था और तीनों सीटों पर वो जीते थे। इसी तरह से 1991 के हरियाणा के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे हैं देवीलाल ने 3 लोकसभा सीटों सीकर, रोहतक और फिरोजपुर, साथ ही घिरई विधानसभा से, यानी 4 जगहों से लड़ा था और वह हर जगह से हार गए थे। तो इस नियम पर कई बार सवाल उठता है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। उसमें यही कहा गया था कि 2 सीटों पर जीतने की स्थिति पर भी उम्मीदवार को एक सीट खाली करनी पड़ती है, लिहाजा उस सीट पर दोबारा चुनाव होता है। तो इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। इसलिए नियम में फिर से संशोधन करना चाहिए और एक उम्मीदवार को एक सीट से ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। तो इस याचिका का जहां तक एक जो है चुनाव आयोग ने समर्थन भी किया था, वहीं सरकार इस याचिका और 33(7) में संशोधन के विरोध में थी, क्योंकि सरकार ने यही कहा कि खंड 33(7) के अंतर्गत यह कह सकते हैं संशोधन किया जाता है तो इसमें उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। इस पर चुनाव आयोग ने भी दिया था संशोधन का संकेत। 2004 में धारा 33(7) में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा था अगर मौजूदा प्रावधानों को बनाए रखते हैं तो 2 सीटों से लड़ने वाले उम्मीदवारों को जीत के बाद खाली किए गए सीट पर होने वाले उपचुनाव का खर्च वहन करना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य विधानसभा के लिए उपचुनाव कराने में 5 लाख रुपए और आम चुनाव के लिए 10 लाख रुपए तक खर्च की राशि हो सकती है। और इससे पहले भी 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट और 99 में चुनावी सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में एक सीट पर एक प्रतियोगी को प्रतिबंधित करने की सिफारिशें भी शामिल थीं। तो इस तरह से उम्मीदवारों को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से क्यों रोका जाना चाहिए, इसको लेकर कहा जाता है कि लोकतंत्र की प्रणाली एक व्यक्ति एक वोट और एक उम्मीदवार के कॉन्सेप्ट पर चलती है। तो यह महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 6 पे। इसको भी अर्थव्यवस्था से हम जोड़ सकते हैं और इसमें है बजट में इक्विटी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाए। तो सरकार को भारत के असमान वितरण को एक व्यापक रूप से विभाजित समाज में रोकने की जरूरत है, जिसे महामारी ने बदतर बना दिया है। तो 17 जनवरी 2022 को ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट असमानता रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें जो शीर्षक है इनइक्वालिटी किल्स, तो इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ ही लोगों की संपत्ति में क्वांटम वृद्धि हुई है, साथ ही साथ लाखों कामकाजी लोगों को की दरिद्रता को इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से नोवेल कोरोना वायरस के दौरान रिपोर्ट से यही पता चलता है कि दुनिया के आधे से अधिक नए गरीब भारत से हैं, यानी 84% भारतीय परिवारों को की आय का नुकसान हुआ है। 4.5 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी में घिर गए हैं। और इसी अवधि में अगर बात की जाए तो सबसे अमीर 142 लोगों ने अपनी संपत्ति को दुगना से अधिक कर दिया है।
तो इस असमानता को कैसे पाटा जाए, इस असमानता को कैसे खत्म किया जाए? तो इक्विटी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, वह है केंद्रीय बजट। और असमानता पर शायद भारत में हर संघ और राज्य के बजट से पहले और बाद में चर्चा की जानी चाहिए। तो असमानता को कम करने के लिए एक संवैधानिक जनादेश भी है। आज भारत में लोगों की रहने को अनुमति देने वाले कुछ सबसे बुनियादी मानवाधिकार खतरे में हैं। संविधान का पालन करना और इन अधिकारों का वितरण सुनिश्चित करना सरकार का पवित्र दायित्व है और सभी सरकारों का नीति निर्धारण कर्तव्य संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यानी राज्य की ड्यूटी बननी चाहिए कि सभी को रोजगार मुहैया कराया जाए। तो बजट राज्य की नीति में सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक अभ्यासों में से एक है और यह निर्देशक सिद्धांतों जो कि एक मार्गदर्शक प्रकाश होना चाहिए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों के रक्षा के लिए भारतीय राज्य द्वारा एक अधिकार आधारित नीतिगत ढांचे का पालन किया जाना चाहिए। तो असमानता के संदर्भ में अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 एक नीति पथ को अनिवार्य करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अलावा अनुच्छेद 38(1) में यही कहा गया है कि राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी को सूचित करेगा। तो जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39D में दिया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 39C में भी कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा आर्थिक प्रणाली को संचालन के परिणाम स्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य नुकसान नहीं होना चाहिए और इस तरह से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की रक्षा के लिए भारतीय राज्य द्वारा एक अधिकार आधारित नीतिगत ढांचे का पालन किया जाना चाहिए। सोचिए, सामाजिक सुरक्षा व्यय में पहले से ही दयनीय रूप से कम 1.5% से घटकर 2022 में केंद्रीय बजट का मात्र 0.6% हो गया है और यह बजट आवंटन के अंत में है जहां लोग सबसे बुनियादी सेवाओं और अधिकारों से वंचित हैं और जीवित रहने में असमर्थ हैं। बुजुर्ग, विकलांगों और विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगभग 15 वर्षों से 200 से 300 रुपए प्रति माह पर उस पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि उन्हें महंगाई के हिसाब से भी उनको निर्धारित किया जा सके। इसके विपरीत नीति निर्माताओं ने पिछले वर्ष में डीए वृद्धि के माध्यम से अपने स्वयं के वेतन और पेंशन में 28% की वृद्धि हुई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है और इधर देखिए कि वो अपने लिए मतलब जो नीति निर्माता लोग हैं और अधिकारी लोग हैं उनके वेतन में, पेंशन में 28% की वृद्धि की गई है और खुद को 3% का बोनस दिया है। केवल 1 करोड़ केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सरकारी खजाने की लागत से अधिक की वृद्धि के साथ 3.3 करोड़ लाभार्थियों के लिए कुल सामाजिक सुरक्षा पेंशन बजट दिखाया गया है। हालांकि महामारी के दौरान सरकार को भी लाखों भारतीयों को भूख और अकाल मृत्यु से बचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की ओर रुख करना पड़ा। तो महामारी के पहले चरण में आवंटन बढ़ाने के बाद आवंटन को रोक दिया गया था और बजट 2021-22 में कटौती की गई थी। तो सरकार ने कहा जब भी जरूरत होगी वह इसका पूरा करेगी। हालांकि वह ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया। तो मनरेगा में मांग पर काम की कानूनी गारंटी को कम करके आंका जाता है। राजस्थान राज्य में हाल ही में 18 दिवसीय जवाबदेही यात्रा के दौरान जरूरतमंद लोगों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं नहीं मिलने के हजारों मामले सामने आए हैं और इस महामारी ने बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी भी पैदा की है जो कि भूल गए हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या है। गरीब परिवारों के कई किशोर पहले ही इस टीम में शामिल हो चुके हैं। तो इस अवधि में शिक्षा बजट में 6% की कटौती की गई है। तो बजट में कटौती के साथ ऑनलाइन शिक्षण पर निर्भर रहना और स्थानिक बहुआयामी गरीबी के संस्थानीकरण के बराबर है। तो यह सूची और लंबी हो सकती है।
जैसा कि केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या यह प्रवृत्ति उलट जाएगी? खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कार्यक्रमों को आवश्यक आवंटन की मात्रा प्राप्त नहीं होगी, भले ही खाद्यान्न भंडार 90 मिलियन टन से अधिक हो। तो पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान सक्रिय जॉब कार्ड के लिए 100 दिनों के काम की गारंटी के लिए लगभग 2,64,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। तो मनरेगा के लिए आधी राशि भी आवंटित होने की संभावना नहीं है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों को भूख, अपमान, बीमारी और मौत का सामना करना पड़ता रहेगा। कोई यह उम्मीद कर सकता है यदि और कुछ नहीं तो राज्य के महत्वपूर्ण चुनाव में उनके लाखों वोटों से इन परिवारों की कुछ बुनियादी अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन ध्रुवीकृत चुनाव में असंगठित और आवाजहीन लोगों की बुनियादी जरूरतों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ऐसे में सरकार किस तरफ जाएगी? तो अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों पर सरकार की प्रतिक्रिया त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली और विश्लेषण का दावा करने की रही है। लेकिन आखिर कब तक इन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? अब यह समय आ गया है आत्मनिरीक्षण करने का, मजबूत डेटा उत्पन्न करने और सच्चाई का सामना करने का। तो बजट एक ऐसी नीति है जो सभी के लिए मायने रखती है। ऐसे में सरकार को इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 7 पर, सामान्य अध्ययन के। इसको चौथे पेपर, इसको इथिक्स में भी डाल सकते हैं और इतिहास में भी डाल सकते हैं। तो लीक से हटकर विचारक महात्मा गांधी। तो गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया है बल्कि करुणा, सहिष्णुता, शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो महात्मा गांधी की मृत्यु की 74वीं वर्षगांठ हमें विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उनके चरित्र और योगदान के बारे में सोचने का अवसर प्रदान करती है। आमतौर पर एक ऐतिहासिक व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए कोई व्यक्ति उनके गुणों को गिनने की कोशिश करता है ताकि यह दिखाया जा सके वे जीवन के सभी क्षेत्रों में कितने अद्भुत थे। लेकिन महात्मा गांधी एक रहस्यपूर्ण और चिंतातुर करने वाले व्यक्ति थे। वह लीक से हट कर सोचते थे। वह अवधारणाओं और श्रेणियों के खुले दिमाग वाले नरम पाठक थे और इस संबंध में उन्होंने सबसे कमजोर और सबसे गरीब के बीच अपना स्थान देखा। तो न्यायपूर्ण और सच्ची राजनीति की उनकी धारणा यह थी कि ऐसे माहौल में सबसे कमजोर को भी सबसे मजबूत के समान अवसर। इससे उपरोक्त हम लोगों ने लेख देखिए, उसमें असमानता को ही देखा, तो वह समानता चाहते थे। तो इसलिए गांधी को शक्तिशाली और विजेताओं द्वारा मनाया जाना संदिग्ध होगा, न कि कमजोर और पराजित द्वारा। तो वह सादगी की एक मिसाल थे। सादगी और पारदर्शिता का महान उदाहरण उनके रूप में दिया जा सकता है, क्योंकि वह सादगी, उनके जो कार्य थे, उनके कार्यों में वह परिलक्षित होती थी वह सादगी। और ज्यादातर उनके जीवन के जीने के जो तरीके थे वे एक शाश्वत सत्य साधक थे। गांधी अपने प्रयासपूर्ण परीक्षणों के माध्यम से ही विजयी हुए, जैसे सत्याग्रह और अहिंसा। तो असत्य पर आधारित बुराई को अहिंसा के माध्यम से विरोध करना ही गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह है। और वह प्रत्येक व्यक्ति में सत्य के अंश को देखने का प्रयास करते थे और वो यही सोचते थे कि असत्य को सत्य से, बुराई को भलाई से जीता जा सकता है। तो इस तरह से उनका जो सत्याग्रह पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित था और अहिंसक हुए बिना तो सत्याग्रही हुआ ही नहीं जा सकता। इसीलिए वह अलग थे, लीक से हट कर थे। धर्म और राजनीति के बारे में भी उनके एक अलग ही विचार थे। वे एक अलग निराले व्यक्तित्व थे जिन्होंने धर्म को किसी पूजा पाठ से जुड़े हुए पंथ या संप्रदाय से बाहर निकालकर उसे जीवन के सहज आचरण से उन्होंने जोड़ा था। और उन्होंने मनुष्य में विद्यमान सत्य की अभिव्यक्ति कहा था धर्म को, और सर्वधर्म समभाव के वह पक्षपाती थे। वो आधुनिक युग के उन राजनेताओं से बिल्कुल भिन्न थे। जैसे वर्तमान समय में आप देख सकते हैं, धर्म को वह व्यक्तिगत क्रिया मानते हैं और राजनीति को वह सार्वजनिक। और धर्म आज राजनीति को पूरी तरह से, राजनीति में धर्म को पूरी तरह से डाल दिया गया है। तो ये धर्म और व्यवहार को मिलाकर देखते थे। अस्पृश्यता के मामले में उनका विचार एकदम अलग था। वह छुआछूत को बहुत बड़ा कलंक मानते थे और उनकी सोच में ही जाति एवं वर्ण का कोई स्थान नहीं था। इसी तरह से आर्थिक दृष्टिकोण, वह अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, ग्राम आधारित स्थानीय तकनीक से परिचालित अर्थव्यवस्था के वह
कह सकते हैं पक्षपोषी थे। वह जो है आर्थिक विचारों पर मतलब वह जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था वह उसके थे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को ग्राम स्तर पर वह आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे लोगों को। यंत्रीकरण, औद्योगिकरण, महात्मा गांधी जी देश काल परिस्थिति के अनुसार इस तकनीक के पक्षधर थे कि उसका उत्पादन उसको बढ़ाया जाए। चूंकि वह भारत में श्रम बहुल स्थिति में अधिक यंत्रीकरण के पक्ष में नहीं थे, लोगों को रोजगार देने के पक्ष में थे। सर्वोदय यानी सभी के उदय की वह बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे। शिक्षा में उनका यही था कि बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे। तो इस तरह से विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वह दार्शनिक मुद्दे पर हो, वह एकदम लीक से एक हट कर विचारक थे। तो इस तरह से वर्तमान परिदृश्य में भी वह प्रासंगिक है, उनका आदर्श प्रासंगिक है। तो नैतिक नेतृत्व की वर्तमान में आवश्यकता है, क्योंकि महामारी हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि हमारी दुनिया में एक नैतिक नेतृत्व की कमी है। सिर्फ भारत ही नहीं, वह दुनिया में आज प्रासंगिक हैं। तो भले ही गांधी हमारे बीच नहीं है, उनकी आत्मा 20वीं और 21वीं सदी के महान परिवर्तनकारी नेताओं जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, आर्क बिशप डेसमंड टूटू, वाक्लेव हावेल, पोप फ्रांसिस, आंग सांग सू की, बांग्लादेश के नोबेल अर्थशास्त्री, ये सभी लोग उन्हीं के उस पे चल रहे हैं। बारक हुसैन ओबामा उन्हीं के उस पर चलते हैं, उनको मानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो आज भी प्रासंगिक हैं, चाहे पर्यावरण से संबंधित बात की जाए, चाहे रोजगार से संबंधित बात की जाए, तो उनके दर्शन एक अनूठे थे। तो यह हम कह सकते हैं। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, क्या नए जिलों के निर्माण से बेहतर प्रशासन और शासन होगा? समालोचनात्मक जांच करें। और वर्तमान आंध्र प्रदेश, अब इसमें भूमिका में क्या लिखना है कि भाई आंध्र प्रदेश से संबंधित खबर है, 13 जिलों का निर्माण किया जा रहा है, प्रस्ताव जो कि अप्रैल से वह उसको क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। तो इस नए जिले के निर्माण कैसे किया जाता है, कौन करता है, केंद्र करता है कि राज्य करता है, हाँ, और इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं, नए जिलों के निर्माण से लाभ क्या है, इसका समालोचनात्मक अंत में जो है आपको निष्कर्ष लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के महत्व की चर्चा कीजिए और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई योजनाओं और पहलों पर प्रकाश डालना है। तो भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जो योजना है, जो बताया ही आप था, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव जो योजना है, इसके बारे में बताते हुए आपको मुख्य भाग में आना है। और इसमें सेमीकंडक्टर है क्या, इसका क्या महत्व है, इस योजना के माध्यम से इस उद्योग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है, और इसके समक्ष चुनौतियां क्या है भारत के समक्ष, वैश्विक परिदृश्य में भारत कहां है, उन सब बातों को लिखते हुए आपको इस पर प्रकाश डालना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।